आप भी तो बीजेपी में रहे हैं, आपने भी तो योगी जी के साथ नारे लगाए हैं। नहीं, योगी जी के साथ रहना, एक सांसद थे, हमको लगता था ठीक आदमी है, हम तो मानते थे कि अच्छे आदमी हैं। हमको क्या पता कि आदमी जो है बदल जाएंगे। हमको लगा कि अच्छे सांसद होंगे, विकासशील सांसद होंगे, ये तो विनाशशील हो गए। जो लोग बहुत सवाल उठाते हैं, जो लोग बार बार कहते हैं कि है कुछ और देखा था, हम उनका जवाब कैसे देंगे, क्यों देंगे बार बार? हमको अपना काम है ना करना। तो पिताजी हमारे ठेले पे कभी चना मटर बेचते हैं, कभी मूंगफली बेचते हैं, कभी जामुन का सीज़न है, बरसात में जामुन बेचते हैं और काम करते हैं। गोरखनाथ देवकी गैस एजेंसी से डबल सिलेंडर बांध के आदित्य भाई, मैं जब वो सब याद करता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। और जब लोग कहते हैं डबल सिलेंडर बांध के आप मोहरीपुर तक साइकिल से ले जाना, साइकिल से मैं ले जाता था डबल सिलेंडर, और मैं स्टेशनरी पे काम किया, मैं 1-1 रुपया बचाने का काम किया। जब वो सब याद करता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। हमारे पिताजी सच है, हम मानते हैं ये सच है, हम उसको समझते हैं ये सच है। लोग क्या जानते हैं मैं नहीं जानता, लोग क्या मानते हैं मैं नहीं मानता। लोगों को जो समझना हो समझे। हम पिताजी को देखें मेहनत करते हुए, पिताजी को जाने मेहनत करते। मैंने वो दौर देखा जब मेरे पास कपड़ा नहीं था। प्रगति शिक्षा निकेतन स्कूल में, जो मेरे मोहल्ले में है, ओम प्रकाश शर्मा जी का स्कूल है, इसमें मनोनीत पार्षद हैं वो भाजपा के, जटेपुर उत्तरी। 3 दिन उस स्कूल में शनिवार को काला या वाइट जूते के लिए मैं मुर्गा बन के रहा। कई बार पिताजी के पैंट को मुझे याद है कि मुझे उसको छोटा करवा के पहनना पड़ा। माँ काम करती थी तो वहाँ से कपड़ा लाती थी, मैं वो पहनता था। मैं क्यों ये भूल जाऊँ? आज मैं काम कर रहा हूँ, काम करते करते राजनीति कर रहा हूँ, काम करके अपना नाम बनाया, क्यों भूल जाऊँ वो दौर? बड़े बड़े लोगों को, कोई उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा सपा का जो मुखिया हो इस समय, ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहा हो पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो अगर आपको बाय नेम जानता है आप, तो शायद आपके संघर्ष की ही देन है कि आज आप इस मुकाम पे हैं। हमने कुलपति का घेराव किया, तमाम चीज़ें किया, फिर चुनाव लड़ा तो परिणाम निकाला कि विद्यार्थियों ने हमको नकार दिया। विद्यार्थी विकास नहीं देखता, विद्यार्थी जाति देखता है, वर्गवाद देखता है, वर्ग विशेष देखता है, क्षेत्रवाद देखता है, विद्यार्थी विकास नहीं देखता। जो युवा क्रांति लाता था, जो छात्र राजनीति परिवर्तन लाती थी, अब क्या है? नेताजी आ रहे हैं, नेताजी के साथ बैठ जाओ, इस पार्टी उस पार्टी झंडा बना दो, नारा लगाओ। कौन छात्रों की बात रखता है? स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री विश्वविद्यालय में आई थी, भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष के सिंह बुलाए थे। मैंने स्मृति ईरानी से मिल के कहा था, 2 पॉइंट था। पहला छात्र संघ, और दूसरा मैंने कहा था किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में आप एक कमेटी बना दीजिए मैडम। ऐसा कोई आंदोलन रहा हो जो बहुत आपके दिमाग में घर कर गई हो कि उसको कभी आप भूल ना पाते हो? अगर ऐसा कुछ हो तो बताइए। कुलपति जी को बंदी बनाना। हाँ, चुनाव कैंसिल कर दिया उन्होंने 2019 का। तो हम नेता थे, मैं उस समय भी नेता था और विश्वविद्यालय में सक्रिय राजनीति करता था। अब तो कम हो गया है। तो माननीय जी, पहली बार मैं अखिलेश जी से मिला, उस समय वहाँ देखा था दूर से, लेकिन पहली बार आज नज़दीक था, उनके बहुत नज़दीक था। तो माननीय अखिलेश यादव जी के पहले सप्ते और गौर बताओ क्या हाल चाल? हमने साहब ठीक है माननीय जी, माननीय जी ठीक हूँ, क्या चाहिए बताओ गौर? कंधे फात रख के उन्होंने कहा बताओ गौर क्या चाहिए? तो मेरे मुंह से शब्द निकला कि साहब हमको सामाजिक न्याय चाहिए। जो विश्वविद्यालय में एक मिथ्या लगी थी, जो विश्वविद्यालय पे कलंक लगा, दोष लगा कि उस विश्वविद्यालय में हमेशा बाहुबल जातिवाद के प्रकांड लोग ही चुनाव जीता करते थे। कभी वो निम्न वर्ग का व्यक्ति नहीं जीता करता था, चाहे पिछड़ा मान लीजिए चाहे दलित मान लीजिए। पिछड़े को जिताया और दलित का नंबर था। तो हमने कहा साहब सामाजिक न्याय कर दीजिए। अनु प्रसाद जी खड़े थे और अमर सिंह पासवान खड़े थे, दूसरी तरफ हमारे बाकी सहयोगी खड़े थे। कहे जिता लोगे? हमने कहा जिता लिया जाएगा साहब। प्यार एक ही बार हुआ, एक ही बार प्यार हुआ। किस क्लास में हुआ था? BA फर्स्ट ईयर में। क्या हुआ, मतलब आप उनके सामने अपनी बात कह नहीं पाए या क्या हुआ? ज़्यादा लंबा चला नहीं बात। उन्हें शायद मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति था, अल्हड़ राजनेता हूँ, अल्हड़ छात्र राजनीति में था, तो बातें बन नहीं पाई। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। देखन में छोटा लागे
घाव करे गंभीर। व्यक्ति विशेष के आज के अंक में हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह कद काठी से तो काफ़ी छोटा है, जो खपड़े के कच्चे मकान में रहता है, लेकिन गोरखपुर की राजनीति में और खासकर कहें अगर गोरखपुर की छात्र राजनीति में जिसका काफ़ी बड़ा नाम है और जिसको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिसको बाई नेम जानते हैं, उससे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आज शिवशंकर गौड़ जी। शिवशंकर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष पत्रिका का और खास करके आपका जी कि आज आपने समय दिया मुझे। हमारे तरफ से भी आपको धन्यवाद कि आपने भी समय दिया हमारे चैनल को। जैसा कि हमारा सीरीज जो चलता है व्यक्ति विशेष, उसमें हम उस शख्स की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी पढ़ाई, उसकी जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में भी जानते हैं और जिस क्षेत्र में वो आगे हम उसके बारे में भी उनसे बात करते हैं। तो शिवशंकर जी, बातचीत की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में हमारे दर्शकों से बताएं। देखिए 2012 में मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा मैंने दिया था। केवल विश्वविद्यालय ही नहीं मैंने दिया था, मैंने दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय का भी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरा था। साथ में सेंटर डूइस डिग्री कॉलेज है, तो विश्वविद्यालय में मेरा निकल चुका था, लेकिन मेरा नंबर 1-2 नंबर कम था। तो अंतिम दिन जिस दिन प्रवेश होता है विश्वविद्यालय में, एक तरफ मेरा नाम निकला हुआ था दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहाँ मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, दूसरा यहाँ प्रवेश परीक्षा के आधार पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में होता है। तो पहले उस समय 2012 में कला संकाय में एडमिशन होता था, तो मैं वहाँ एडमिशन ले लिया। हमने कहा विश्वविद्यालय में पढ़ने का शौक़ है। मैं पहला अपने घर का हाई स्कूल हूँ, पहला अपने घर का इंटर हूँ, पहला अपने घर का मैंने डिग्री भी ली तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से ली। स्नातक हूँ, प्रस्नातक हूँ, फिर विधि से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहा हूँ। कुछ वर्षों में मेरा पूरा हो जाएगा। तो बस प्रयास रहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ूँ, तो विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा। जैसा कि आप बता रहे थे अपने घर के आप पहले हाई स्कूल पास हैं, मतलब ये आपके पूरे खानदान में अभी तक कोई था नहीं। अगला क्वेश्चन इसी पे है कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ बताएं। देखिए बड़ा साफ है पारिवारिक पृष्ठभूमि। पिताजी हमारे बहुत बचपन से ही, लगभग 14-15 वर्ष के थे तब से वो रोजगार में आ गए। खूब सारा आर्थिक तंगी था, शहर का जीवन। तो दादी बाबा के साथ पूज्य पिताजी भी काम करते थे, तो वो ठेला लगाते थे। उसमें मूंगफली है, जो भी चीज़ें हों मौसम के हिसाब से। तो पिताजी हमारे ठेले पे कभी चना मटर बेचते हैं, कभी मूंगफली बेचते हैं, कभी जामुन का सीज़न है बरसात में जामुन बेचते हैं और काम करते हैं। और काम करके हम लोग का जीवन यापन, हम लोगों को पढ़ाया उन्होंने कहा कि पढ़ो, तो मैं पढ़ता रहा और मन से पढ़ा। तो फिर यहाँ तक BA कर लिया, MA कर लिया, फिर LLB की डिग्री ले रहा हूँ, फिर हो सकता हो कुछ और। पिताजी ने कहा कि आप पढ़ाई करो, बाकी हम नहीं, मैं परिस्थितियाँ देखा कि जब मैं थोड़ा सा हाई स्कूल फर्स्ट ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर में गया, तो देखा कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे कर सकता हूँ। जैसे आप उच्च शिक्षा में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं। मैंने वो पारिवारिक बैकग्राउंड देखा है हमारे घर में। आप जब देखिए जहाँ कोई पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, और जो होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जब वो थक जाता है तो मदिरा सेवन करता है। तो ऐसा भी चीज़ें चलता रहा। तो पारिवारिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पढ़ा लिखा रहूँगा, मैं पढ़ूँगा तो मेरे छोटे भाई बहन, चाची चाचा के बच्चे पढ़ेंगे, तो मुझे देखकर वो भी इंस्पायर होंगे, उनको भी मैं पढ़ा सकूँगा। इसलिए और मैं पढ़ना चाहा और ज्ञान अर्जित करना चाहा। ये तो काफ़ी अच्छा किया आपने। अच्छा, राजनीति में चूँकि आप काफ़ी सक्रिय हैं, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में भी आप दर्शकों को बताया कि जिनको अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो इनको बाई नेम जानते हैं, इनको अखिलेश यादव जी। राजनीति की आपकी जो शुरुआत है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से हुई? 2012 इंटर से मुझे याद है, मैं हाई स्कूल पास करके जब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में था, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बौलिया रेलवे कॉलोनी, आदरणीय मेरे प्रधानाचार्य थे श्री राम कृपाल लाल श्रीवास्तव साहब, और मेरे बड़े ही कई गुरु हमारे अच्छे रहे। PN दुबे सर रहे, राजेश भूषण सर रहे, लाल बहादुर यादव सर रहे, गणित के सर थे, चौरसिया सर थे, मुझे नाम थोड़ा सा भूल रहा है। तो इंटर में मेरे वहाँ कुछ अव्यवस्था थी, जैसे कि शौचालय की अव्यवस्था थी। तो बहुत बड़ा फील्ड है, मैं आपको बताऊँ। तो जो लोग शंका करने जाते थे, तो वो जो शौचालय था वो साइकिल स्टैंड के पास था, तो लोग कहीं भी पेड़ के पीछे चले जाते थे। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि पहली कक्षा हम लोग की रहती थी, हम लोग पूरा फील्ड देख सकते थे, बाहरी कक्षा थी। तो मैंने कहा ये सही नहीं है, ये गलत है।
चाहे अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी हो, जब उसके लिए संसाधन बना हुआ है तो वहाँ जाना चाहिए जिससे एक माहौल बने अच्छा। तो मैंने प्रधानाचार्य से कहा, तो प्रधानाचार्य जी ने इस पर नाराज़गी भी कही कि ये क्या तुम कह रहे हो, जो होगा चलेगा, ठीक है देखा जाएगा। जो चीज़ें उस समय उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं इस पर आंदोलन करूँगा, ये ठीक नहीं है, सबको शौचालय में जाना चाहिए, कहीं भी लोग खड़े हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे कॉलेज के प्रतिष्ठा की बात है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इस पर मैंने मुहिम चलाई। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो हमारे सीनियर थे, मैंने उनसे कहा, मैंने एप्लीकेशन दिया। तो मैं आपको एक बताऊं, उसी बीच एक छोटा घना फील्ड था हमारा, एक कक्षा छूटता रहता था। जैसे उसमें मनोविज्ञान कुछ बच्चे पढ़ते थे, तो हम लोगों का मनोविज्ञान नहीं था, भूगोल था। तो एक अंकित सिंह करके हमारे मित्र थे, वो पता नहीं कहाँ है, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं। तो फील्ड में टहलते टहलते ये आंदोलन हो गया, सब चीज़ें सही हो गई। तो ये आंदोलन चल ही रहा था, तो हम लोग टहल रहे थे, कक्षा हम लोगों की बात नहीं चल रही थी, दूसरे की कक्षा चल रही थी। तो अंकित भाई ने सारे विषयों को लेकर कहा, मुझे उसका नाम याद है, कहा कि तुम नेता हो और नेताओं जैसा तुम लड़ते हो। पहली बार नेता हो? हाँ, पहली बार मुझे याद है कि अंकित ने मुझे पहली बार नेता कहा। फिर मैं विश्वविद्यालय आ गया, तो बीए फर्स्ट ईयर का जब मैंने एडमिशन ले लिया हो गया, मैं बड़ा उत्साहित था। आप सोचिए, एक मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आके जो कभी उस व्यवस्था में नहीं रहा, कभी उस सिस्टम को नहीं जाना, तो मैं इतने बड़े विश्वविद्यालय में, जहाँ मैं नाम सुना करता था, जहाँ देखा करता था, दूर से देख के चला जाया करता था। तो डीन ऑफिस पे आदित्य भाई आपको पता होगा, आप भी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, कि फर्स्ट ईयर का चालान जमा होता है। एडमिशन लेने के बाद जो फीस कटा दी जाती है, इलाहाबाद बैंक में जमा हो जाता है, तो चालान जमा करना पड़ता हमको मूल प्रति डीन ऑफिस में। बीए वालों का कला संकाय डीन ऑफिस में, बाकी बीएससी बीकॉम सबके अलग अलग। तो वहाँ कई लोग आते थे, हम लोग लाइन लगाए रहते थे, कई लोग आते थे और जबरन हाथ पेश करके अपना चालान दे देते थे। वो सीनियर हो सकते हो, जबरन बच्चे हो सकते हो। तो मुझे याद है विश्वविद्यालय में पहला विद्रोह मैंने वहाँ किया। मैंने लाइन वालों को डाटा, लाइन से निकल गए कि क्या नौटंकी तुम लोग लगा रखे हो, लोग आ रहे हैं, हम लोग लाइन में खड़े हैं घंटों, ये लोग आके देख के चले जा रहे हैं, हो जा रहा है। तो खिड़की के बाहर से मैंने ललकारते हुए बोला डीन ऑफिस में, पता नहीं उस समय के अभी बाबू होंगे कि नहीं होंगे, अश्विनी जी रहते थे वहाँ पे और भी कई। तो मैंने कहा कि अगर फिर आपने किसी का ले लिया तो ठीक नहीं होगा, बता दे रहा हूँ, लाइन से कीजिए, नियमतः कीजिए। तो उस समय एक जागरूकता हुई। तो फिर समाजशास्त्र, भूगोल और राजनीति शास्त्र से मैं पढ़ने लगा। तो चुनाव का माहौल था, बड़ा अच्छा लगता था, वो भाव भंगिमा लोगों की, राजनीतिक चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। तो हमारे सारे मित्रों का एक ही ग्रुप में, मतलब एक सब्जेक्ट हम अधिकतर मित्रों का समाजशास्त्र, जो कला संकाय के पीछे वाले हिस्से में चलता था, शायद आपको पता हो, प्राचीन इतिहास का विभाग जिधर था, सॉरी मध्यकालीन इतिहास का। तो उस कमरे में बैठे बैठे कहा कि साथियों में चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कला संकाय प्रतिनिधि का। आपने खुद प्रस्ताव रखा? हाँ, मैंने कहा मेरा मन है लड़ने का। तो सबने कहा ठीक है लड़ो, और सबने कहा, समर्थन कर दिया। और उसमें 150-200 बच्चे पढ़ते थे उस सेक्शन में, सबने साथ दिया, क्योंकि अधिकतर लोगों का बैच ये था। उससे पहले मैं आपको एक घटना बताऊँ, इंटर का मैं थोड़ा सा मिस कर गया। पीएन दुबे सर मुझे पढ़ा रहे थे, इंटर फर्स्ट ईयर की बात है। तो मॉनिटर का हमारे वहाँ होता है ना, जैसे मॉनिटर चुनाव तो किसी को बना देते हैं। तो पीएन दुबे सर ने कहा कि मॉनिटर कोई बना ले, डेस्क रखना पड़ता है, जो डेस्टर नहीं होता है मिटाने वाला। तो पीएन दुबे सर हमको बहुत मानते थे। मैं खड़ा हुआ कि मैं मॉनिटर बनूंगा। तो उस समय 3 प्रत्याशी खड़े हुए, मुझे नाम याद है, अंकित सिंह भी खड़ा हुआ, जिसने पहली बार आपको नेता किया, प्रिंस यादव करके एक लड़का था, और मैं था, माने शिवशंकर कौर, एक प्रत्याशी और था, ठीक है। तो मित्र था मेरा, राहुल करके, धर्मशाला पे रहते थे, पता नहीं वो भी कहीं होंगे अपने। लेकिन राजनीति में पहला प्रतिद्वंदी वही था आपका? नहीं, कई सारे लोग थे, 3-4 लोग थे। तो गुरुजी ने कहा ये तो बड़ी असमंजस हो गई, 3-4 लोग हैं, वोटिंग होगा। वोटिंग मैंने हाथ उठा के, बड़ा रोचक कहानी, मुझे याद है पूरी घटना। तो कहे प्रिंस पहले तुम उठो। प्रिंस उठा। उस कक्षा में 90-96 बच्चे विद्यार्थी थे। मैं आर्ट साइंस से पढ़ा हूँ, समाजशास्त्र विषय हम लोग पढ़ रहे थे, समाज विज्ञान। तो प्रिंस उठा तो 20-22 बच्चे खड़े हुए। फिर अंकित उठा। तो उस समय लगभग 12-13 बच्चे उसके साथ फेवर में खड़े हुए। तो नंबर मेरा था, सबसे अंतिम में मौका मुझे मिला। तो अब विद्यार्थियों का प्रेम था या मेरे सहपाठियों का प्रेम था, जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे साथ सारे, मतलब जितने बचे थे सारे मेरे फेवर में हाथ उठ गए। तो यूँ मुझे याद है अभी भी पीएन दुबे सर का, मतलब यूँ नचा के स्टाइल में उन्होंने रजिस्टर मेरे तरफ फेंका, मैंने वो कैच किया। और मेरे बगल में बैठा था मेरे ही मोहल्ले का एक साथी त्रियोगी नारायण सिंह, इसमें वो रेलवे में कार्यरत हैं। तो यूँ नचा के उन्होंने पीएन दुबे सर ने मेरे पास रजिस्टर फेंका, मैं रखा, तो लगा कि हाँ मैं मॉनिटर हो गया। तो ये बड़ी प्रशंसा रही। फिर उसके बाद वो ख़त्म,
विश्वविद्यालय में फिर अब हुआ, प्रचार हुआ, तो फिर वहाँ से मैं छात्र राजनीति में मैं धीरे धीरे एंट्री कर रहा था और फिर आगे चलता रहा। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे मध्यम वर्गीय परिवार से, आपके जानने वाले सभी जानते हैं इस बात को कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से थे। आपने पढ़ाई भी की, आपके पिताजी का जैसा आदेश था आपके लिए कि आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। जैसे एक होता है मध्यम वर्गीय परिवार में कि आदमी कमाने के बारे में सोचने लगता है कि घर परिवार का खर्चा हम भी उठाएं, कैसे चलाएं। तो आपका कभी ऐसा, आपको ऐसा ही क्यों लगा कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में, आप चाहते तो पढ़ लिख के नौकरी भी कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं। जैसे आदित्य भाई, बहुत ऐसे परिवार से मैं आया जहाँ ये सब नहीं सूटेबल था। मैं आपको बताऊं, चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया। हमारे गुरु गोरक्षनाथ हॉस्पिटल में एक हमारी मौसी लगेंगी, मतलब रियल घटना बता रहा हूँ आपको। तो मौसी एडमिट थे, तो उनके दामाद थे, तो पिताजी थे, सब लोग हम भी मिलने गए थे। तो मैं उनको बताया, क्योंकि आपके रिश्तेदार जान जाते हैं, आप कुछ करने जाते हैं। तो मैंने कहा चुनाव लड़ रहा हूँ मैं विश्वविद्यालय से, कला संकाय प्रतिनिधि का। मैं वो हैंडबिल बनवाया हुआ था छोटा सा, तो मैं दिया। तो लोग खुश थे, लेकिन जीजा लगेंगे वो हमारे। तो उन्होंने कहा, कहाँ लड़ोगे चुनाव? वहाँ बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, पैसे वाले लोग लड़ते हैं, बड़े बड़े लोग लड़ते हैं विश्वविद्यालय में। पुराना वहाँ का रीति रहा है, बड़े बड़े बाहुबल और धनबल चलता है। धनबल, बड़े बड़े लोग रहते। तुम कहाँ टिक पाओगे? नहीं लड़ना है, क्यों मौसा का पैसा खराब करोगे, पढ़ाई करो। हमने कहा लड़ना तो है, मैं तो कह दिया सबसे, तो लड़ूंगा भी। तो वो बात हुई, तो बड़ा मन में लगा कि विश्वविद्यालय में धनबल बाहुबल चलता है। नाम आया, न मैं बल ज़्यादा न धन ज़्यादा, बाहुबल भी ज़्यादा नहीं, आम लोगों की तरह, आम विद्यार्थियों की तरह। तो मैं कहा नहीं, मैं लड़ूंगा। तो वो चीज़ें बढ़ती गई। जैसे आप कहते हैं ना, आप कुछ पाने की चाहत रख लीजिए ना, तो जद्दोजहद करिए उसके लिए। तो बड़ा मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। कला संकाय प्रतिनिधि लड़ता था तो खूब दौड़ता था, प्रचार करता था, लोग हाथों हाथ लेते भी थे। चुनाव उस बार नहीं हुआ, पीछे त्रिवेदी जी ने चुनाव रुकवा दिया, लेकिन मन में उत्साह था। चुनाव होता तो शायद मैं उन नेताओं की तरह नहीं कहूँगा कि चुनाव होता तो परिणाम मेरे पक्ष में होता। चुनाव जो होता तो परिणाम देखिए जैसा होता, तो बड़ा अच्छा लगता था। लोगों के बीच रहना, छात्रों के विषयों को लगातार उठाना, छात्रों के लिए लड़ना। मुझे लगता है कि बिना किसी विभेद के, बिना किसी वर्ग विभेद के, बिना किसी धनबल बाहुबल के शिवशंकर गौर को गोरखपुर विश्वविद्यालय की धरती ने स्वीकार किया। ये सारी मिथ्याओं को तोड़ देता है कि जो विश्वविद्यालय पे आरोप लगता है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कि वो बाहुबल धनबल का भूमि है, वो गुंडे माफियाओं की भूमि है, वहाँ से बड़े बड़े नेता निकले, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उन नेताओं को निकलने का माध्यम क्या कि वहाँ से बहुत पैसा लगे। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के, उस समय एक मामूली साइकिल से चल के, कुछ छात्रों का समूह बना के मैंने चुनाव में ताल ठोका। छोटा चुनाव था, कला संकाय प्रतिनिधि अध्यक्ष प्रत्याशी का चुनाव था, लेकिन कला संकाय सबसे बड़ा संकाय होता है। तो लड़ा और फिर राजनीति में और सक्रिय होता गया। विश्वविद्यालय में चूंकि हम भी आपके साथ ही रहे, जब आप उस समय चुनाव प्रचार करने आए तो हमने देखा बाकी जो कैंडिडेट होते थे वो हैंडबिल छपवा के लाते थे, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से वैसे बांटते थे। आपका मैंने देखा था कि आप एक कागज़ पे अपना नाम और वो हाथ से लिखने के बाद उसका फोटोकॉपी करा के, तो आपको उस समय नहीं लगा कि मुझे भी इस तरीके से हैंडबिल छपवाना चाहिए, या इसके पीछे जो भी कारण हो बताइए? जैसे जानते हैं कि मैं अपने पिता को बहुत मेहनत करते देखा। मैं आपको बताऊं कि पिता हमारे बहुत मेहनत करते थे, माँ भी करती थी मेहनत, मैं सबसे बड़ा था। लोग रंगीन बनवा के बांटते थे, तो मेरे मन में था कि बांटे, पैसा नहीं था। जो खर्चा चलाने के लिए मिलता था, आप जानते हैं कि अधिकतर बीए पढ़ने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी के बाहर जो ठेला लगा रहता है, तो हम किताबों को एक्सचेंज करके उसको पढ़ते थे। कुछ लाइब्रेरी से ले लेते थे, कुछ पढ़ते थे। तो एक आध बार कहा तो बड़ी व्यवस्था ठीक नहीं थी मेरे घर की, मेरी स्थिति ठीक नहीं थी मैं इतना कर पाऊँ। अभी तो कुर्ता उर्ता पहन लेता हूँ, उस समय वो भी नहीं था। नॉर्मली शर्ट और पैंट था और नॉर्मली जूता था। साइकिल से आना, साइकिल स्टैंड में जल्दी से खड़ा कर देना, कोई देखे ना, आप नेता हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्टैंड में खड़ा कर देता था। फिर वो हैंडबिल निकल जाता था। लोग पूछते थे कलर क्यों निकला, हमके लिंगदो नहीं कहता। मैं कैसे बताऊँ, पैसा नहीं मेरे पास। मैं कैसे कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रंगीन छपवा लूँ।
लेकिन हाथ से लिखा कैसा। और आप देखिए उस रंगीन प्रिंटर जो मशीन काम करती है, उस मशीन के एवज में जब आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सहपाठी हाथों से लिख रहे हैं शिवशंकर गौड़ कला संकाय प्रतिनिधि पद प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय, उस रंगीन में और इस सादे में अंतर है। लेकिन उस सादे की कीमत बढ़ जाती है। मैं चुनाव हार जाता, मुझे नहीं पता, लेकिन उन मित्रों का जो सहयोग रहा, जो मित्रों का साथ रहा, वो बहुत बड़ा। मैं तो खुद चाहता था। वो तो उस समय के लोग रहते थे, बड़ा बड़ा पर्चा बनवाते थे, पोस्टर बनवाते थे। पोस्टर में नहीं बनवा पाया। तो बस आप लोगों से यही लिंग दो का वो दे करके और अपनी चीज़ें छुपाते थे ताकि लोगों को ये ना पता लगे। अच्छा, जैसे आपने पिताजी का भी फिर जिक्र किया कि पिताजी आज भी वो ठेला लगाते हैं। हाँ, आज भी वो लगाते हैं। हाँ, बरसात चल रहा है, जामुन बेच रहे हैं। अच्छा, धर्मशाला पुल के नीचे आपको मिल जाएंगे। आपके जो विरोधी हैं, आपके जो राजनीतिक विरोधी कह लीजिए, आप ये आरोप लगाते हैं कि असल में जो शिवशंकर हैं वो दिखाते नहीं हैं और जो दिखाते वो हैं नहीं। इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? वो समझ नहीं पाते मैं क्या हूँ, क्या दिखाऊंगा। पिता हमारे वाकई ठेला लगाते हैं, काम करते हैं, तो मैं इसको क्यों छुपाऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा, और मैं लोगों से क्यों कहने जाऊंगा कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा। कई सारे कुछ लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, उनका काम है सवाल उठाना, वो उठाएं। हमने पिता को देखा है। अभी आपको मैं बताऊं, बरसात है, कई दिनों से लगातार पानी बरस रहा है, हम लोग शायद ना उठ पाए। हमारे पिताजी 4 बजे उठ जाते हैं, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे और टोकरी लेकर वो चले जाएंगे महवा मंडी। बनारस से जामुन आता है, ठीक है, बनारस से जामुन आता है। महवा मंडी में 6 व्यापारी हैं, क्योंकि पिताजी से मैं पूछता रहता हूँ, जिज्ञासा व्यक्ति तो उनके कुछ काम आता रहता है, पूछता रहता हूँ। तो बताते हैं 6 व्यापारी हैं, तो कहते हैं बोली लगानी पड़ती है। हम कहे सुबह तू चाय ना पिएला, मतलब अपनी लोकलिटी भाषा में, कि नाश्ता उस्ता का करेला। हम कहे वहीं चाय पी लेला हम, और वहीं नाश्तो कर लेला, बोली लगाए के पड़ेला। तो वो जामुन लेकर आते, तो हम लोग बिनते हैं। हमारी 2 बहनें, एक बहन की शादी हो गई, 2 बहनें, हम माता जी उस जामुन को बिनते हैं जो जामुन खराब होता है, जो जामुन गला हुआ होता है। इस समय की बात, अभी भी आप करते हैं? हाँ, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। घर का चीज़ें हैं, परिवार की चीज़ें, तो उसको बिनने में हमको कोई एतराज़ नहीं, मैं बिन देता हूँ। जैसे बहनों के साथ कभी कभी सब व्यस्त रहते तो मैं खुद चाय बनाता हूँ, पिलाता हूँ। तो जामुन बिनना पड़ता है। जैसे जामुन बनाए कैसे जाते हैं, उसको पानी में धोया जाता है, कड़ू का तेल डाला जाता है। मैं बताऊँ, बाल्टी में कड़ू का तेल डाला जाता है जिससे जामुन शाइनिंग मारे। मैं आपको बताऊँ तो लगातार करते हुए देखा, तो ये चीज़ें हैं तो हम लोगों को भी आता है। तो कड़ू का तेल आता है, तो उसको पानी में डाला जाता है, तो फिर जामुन उसमें एक बाल्टी से धो के फिर उसमें डाला जाता है। फिर वो जामुन ठेले पे लगता है शाइनिंग के लिए, कि वो शाइनिंग हो पाए। और जो लोग कहते हैं, जो लोग बहुत सवाल उठाते हैं, जो लोग बार बार कहते हैं कि है कुछ और दिखाता, हम उनका जवाब कैसे देंगे, क्यों देंगे बार बार? हमको अपना काम है ना करना। हमारे पिताजी रियल में लगाते हैं, हमारे पिताजी रियल में काम करते हैं। मैं उस परिवार से आता हूँ, मैं महल कहाँ से ला दूँगा, मैं 4 पहिया कहाँ से ला दूँगा, मैं बढ़िया लीलन का कुर्ता कहाँ से ला दूँगा। हाई स्कूल करते करते मैंने काम करना शुरू किया। हमारे मोहल्ले के जितेंद्र कुमार गौतम जी ने हमको काम धराया। मैं हाई स्कूल कर रहा था, काम भी कर रहा था। अच्छा, उस समय आप पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहा था। क्या, कौन सा काम? मैं स्टेशनरी पे काम किया। अच्छा, दुकान पे। मैं हाकरगिरी का काम किया। अच्छा, वो नहीं जानेंगे, वो लोग नहीं समझ सकते। वो बस है क्योंकि वो उतना मेहनत नहीं करते और मैं मेहनत करता हूँ। वो बार बार कहते हैं कि मैं बड़ा घर में रहता हूँ, कहाँ बड़ा घर ला दूँ। आप सोचो, मैं बताऊँ आपको, गोरखनाथ देवकी गैस एजेंसी से डबल सिलेंडर बांध के, आदित्य भाई, मैं जब वो सब याद करता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। और जब लोग कहते हैं डबल सिलेंडर बांध के आप मोहरीपुर तक साइकिल से ले जाना, साइकिल से मैं ले जाता था डबल सिलेंडर। और मैं स्टेशनरी पे काम किया, मैं 1-1 रुपया बचाने का काम किया। जब वो सब याद करता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़े परिवार का, मैं बड़े परिवार का होता तो मेरे अंदर इतने अच्छे, मुझे लगता है ईश्वर की चीज़ें हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं हटता। जिस जाति का दंज गोरखपुर विश्वविद्यालय झेल रहा है,
जाती है ना कि वहाँ पे दलित, पिछड़ा, जनरल वर्ग, समान वर्ग। देख रहे हैं आप ये जो आपके जो संघर्ष रहे हैं आपके, चूंकि आपके विरोधी नहीं जानते ये सब चीज़ों को, अभी आपकी आंखों में आंसू भी आ गए कहते। वो नहीं जाने, हमको उनसे क्या लेना देना है। हमारे पिताजी सच है, हम मानते हैं ये सच है, हम उसको समझते हैं ये सच है। लोग क्या जानते हैं मैं नहीं जानता, लोग क्या मानते हैं मैं नहीं मानता। लोगों को जो समझना हो समझे। हम पिताजी को देखे मेहनत करते हुए, पिताजी को जाने मेहनत करते। मैंने वो दौर देखा जब मेरे पास कपड़ा नहीं था। प्रगति शिक्षा निकेतन स्कूल में जो मेरे मोहल्ले में है, ओम प्रकाश शर्मा जी का स्कूल है, इसमें मनोनीत पार्षद हैं वो भाजपा के, जटेपुर उत्तरी। 3 दिन उस स्कूल में शनिवार को काला या वाइट जूते के लिए मैं मुर्गा बन के रहा। 8 में मुझे याद है, मैं 9 से राष्ट्रीय इंटर कॉलेज 6 में 7 से मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में गया। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं क्यों लोगों को बताऊँगा। कुछ लोग नहीं समझते, नहीं जानते तो नहीं जाने। हमने देखा पिता का पैंट कैसे मैंने कटवा के पहना, ये मैं जानता हूँ। वो समय था 9 था, मेरे पास कपड़ा नहीं रहता था, उतनी कमाई नहीं होती थी। 3-4 बहनें भाई थे हम लोग, और कई बार पिताजी के पैंट को मुझे याद है कि मुझे उसको छोटा करवा के पहनना पड़ा। माँ काम करती थी तो वहाँ से कपड़ा लाती थी मैं वो पहनता था। मैं क्यों ये भूल जाऊँ। आज मैं काम कर रहा हूँ, काम करते करते राजनीति कर रहा हूँ, काम करके अपना नाम बनाया, क्यों भूल जाऊँ वो दौर। लोग कहते हैं, कहने दीजिए। माँ भी आपकी काम करती? हाँ, पहले काम करती थी लोग घरों में, तो क्यों भूल जाऊँ। वो कपड़ा लाते थे, पहनते थे, हमको क्या दिक्कत है। काम करना बुरा है क्या? गरीब का बेटा नहीं बढ़ पाएगा क्या? और किसी के वहाँ काम करना, मैंने चोरी नहीं करना, मेहनत करना बुरा है क्या? आपको बताऊँ, समोसा खा खा के दिन भर काम किया स्टेशनरी के दुकान पे। जब कॉपी सरियाना रहता था, जब माल आ जाता था, लगाना रहता था, तो समोसा खा के काम करता था। 1000 रुपये पे मैंने काम किया है मंथली 1000 रुपया। उस समय वो बहुत था। 2012-10 में मैं हाई स्कूल था और 12 में मैं इंटर था। और फिर उसी बीच शाम को मैं गैस चौपाने जाता था। हमारे मामा लोगों का पासबुक मिल गया था, वो लोग पुणे रहते थे। 2 सिलेंडर लेता था तो उसको छोड़ने जाता था, फिर उसका पैसा आता था 100-50 बढ़ जाता था, आ जाता था। तो सच है, वो क्यों नहीं बताएंगे, क्यों छुपाएंगे? क्योंकि काम किया, मेहनत किया। और बाकी लोग क्या मानते हैं मुझे इससे मतलब नहीं। मैं कितना ईमानदार हूँ ये मुझे मतलब है। आपकी ईमानदारी का ही शायद वो नतीजा है। कई लोग अपनी चीज़ों को छुपाते हैं कि क्या है, लेकिन आपकी वो ईमानदारी का ही नतीजा था, उस संघर्ष का ही आज वो मुकाम था कि बड़े बड़े लोगों को, कोई उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा सपा का जो मुखिया हो इस समय, ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहा हो पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो अगर आपको बाय नेम जानता है यार, तो शायद आपके संघर्ष की ही देन है कि आज आप इस मुकाम पे हैं। मैं उस बात पे भी आऊँगा, अखिलेश जी वाली बात पे। लेकिन विश्वविद्यालय की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने वहाँ राजनीति में खुद तो चुनाव लड़े ही आप, हालांकि उस साल चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन फिर आपने राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसका क्या हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारा एक मित्र था समाजशास्त्र, जैसे मैं आपको बताया, और बड़ा जुझारू मित्र था, जय हिंद भारती। और सब मित्रों का ग्रुप बना के एक संगठन बना दिया, राष्ट्रीय विद्यार्थी। पहले राष्ट्रीय छात्र संघ था, फिर राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा बना, रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो काम कर रहे थे। 16 में चुनाव आया, कैसे लड़ा जाए। तो मैं आपको बताऊं, राजनीतिक इतना मतलब करने आता था देखते देखते। संसदीय बोर्ड बना डाला, टिकट कौन डिसाइड करेगा, प्रचार कौन करेगा, प्रभारी कौन रहेगा। मैं अब बताऊं, एक पैरेलल संगठन है जो अपने आप को राष्ट्रीय संगठन बनने, उसके पैरेलल मैंने विश्वविद्यालय में एक संगठन खड़ा कर दिया था। सारे अच्छे लोग, माने सारे मेहनती लोग उस समय संगठन में थे। उपाध्यक्ष लड़े और मंत्री लड़े, 2 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा। मैं महामंत्री लड़ा, 82 वोटों से असफल रहा, और हमने उपाध्यक्ष जिताया। राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा से हमने उपाध्यक्ष जिताया। और मित्र कहीं राजनीति कर रहे हैं, युवा मोर्चा में, भाजपा युवा मोर्चा में वो राजनीति कर रहे हैं। बड़े प्रगाढ़ मित्र थे हमारे, अभी भी हैं, और वो अलग अपनी राजनीति कर रहे हैं अलग। तो कई सारे ऐसे नेता निकले जो अलग अलग इस समय दलों में राजनीति कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी से निकले। हाँ, जो अलग अलग दलों में राजनीति कर रहे हैं। उस समय जब आपने पार्टी बनाई थी, क्योंकि जैसे आप
संगठन के अभी जिक्र भी कर रहे थे, कई सारे संगठन पहले से ही थे वहाँ पर, तो आप उनके मना जा कर के खुद का ये कहाँ से दिमाग में आया कि नहीं हमें खुद की पार्टी बनानी है, हमें दूसरे दलों में नहीं जाएंगे? वो सारे संगठन छात्रों के लिए काम नहीं कर रहे थे, सब बहला रहे थे जो रियल काम था। जैसे मूलभूत सुविधा था विश्वविद्यालय का, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, इन सब चीज़ों को लेकर जब मैंने ग्रुप बैठा तो मेरे पास संख्या सबसे ज़्यादा थी। मैंने उस पर कहा कि संगठन बनाते हैं। संगठन जय हिंद भारती की देन थी, मैं तो नेता था, उन्होंने हमको चेहरा बनाया था, स्पोक पर्सन था मैं, तो बन गया। परिषद में जाने का वैसे भी मन नहीं था, और परिषद जो है परिषद या अन्य चीज़ों में जाने का वैसे मन नहीं था। तो फिर बना, तो फिर बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। हमने कुलपति का घेराव किया, तमाम चीज़ें किया, फिर चुनाव लड़ा। तो परिणाम निकाला कि विद्यार्थियों ने हमको नकार दिया। विद्यार्थी विकास नहीं देखता, विद्यार्थी जाति देखता है, वर्गवाद देखता है, वर्ग विशेष देखता है, क्षेत्रवाद देखता है। विद्यार्थी विकास नहीं देखता, बल्कि वही महिलाओं के नाम पे वोट मांग के महिलाओं के समर्थन से चुनाव जीतने वाले उन महिला हॉस्टलों में नहीं जाते। लेकिन हम लोगों ने वहाँ आंदोलन चलाया साफ सफाई का लेकर। तो आपको लगता है विद्यार्थियों के बीच में जो कास्टिज्म है ये हावी है वहाँ पे, जाति को लेकर? हाँ, ये हावी है, क्षेत्रवाद। वो विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, वो काम नहीं देखते, वो काम नहीं देखते, वो विकास नहीं देखते, वो आइडियोलॉजी नहीं देखते। आज तक उस छात्र संघ में जो लोग निकले, उस छात्र संघ ने कभी ई लाइब्रेरी की बात नहीं की। मेरी तब की घोषणा पत्र में था मैं ई लाइब्रेरी बनाऊंगा। करना क्या था आपको? बनारस में सारी किताबों को ऑनलाइन कर दिया, आपके मोबाइल में आ गया ई लाइब्रेरी। क्या दिक्कत थी? पेयजल के लिए एक मिनिमम एक योजना बनाना, एक साथ सारे वाटर कूलर लगेंगे, वाटर कूलर की रखरखाव होगा, विश्वविद्यालय करेगा, जिसको ठेका देगा उसको 3 साल 2 साल तक का उसको मिनिमम बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि बच्चों का पैसा नुकसान ना हो। पंखों की क्या बात है, पंखों में भी यही कर सकते थे, उसके लिए पैसा आवंटित होता था, धन आवंटित होता था। और मूलभूत मैं तो एक टेबल एक काम लाया था, माने आप समझिए, प्रोविजनल बने, डिग्री बने, अंक सुधार हो, सब एक टेबल पे, एक लाइन से एक टेबल पे, एक टेबल एक काम। ये मेरी घोषणा पत्र पे था महामंत्री का जब मैं लड़ा, एक टेबल एक काम। कोई विद्यार्थी आता उसको W1 कटवाना है तो 3 जगह हो जाएगा। पहले वो अधिष्ठाता छात्र कल्याण में जाएगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन लिख के फॉरवर्ड कराएगा, फिर वो पैसा कटवाएगा, तब जाकर उसका होगा। जहाँ वो पैसा कटवाए वहीं वो एप्लीकेशन लिखे, वहीं उसका सुधार भी हो जाए और उसको छप के अगले दिन मार्कशीट मिल जाए। एक टेबल एक काम, मैं ये लाया। लेकिन विद्यार्थियों की पसंद नहीं था। विद्यार्थियों को पसंद था चकाचौंध, गुंडाई पसंद था, उनको आडंबर पसंद था, जातिवाद पसंद था, क्षेत्रवाद पसंद था, इसलिए उन्होंने चुना ऐसा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा 801 लोगों को, मैं धन्यवाद दूंगा विश्वविद्यालय की भूमि को जिसने मुझे स्वीकार किया। वो 801 लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनके लिए अनवरत रूप से लगा रहा। पता नहीं किसने वोट दिया, मुझे नहीं पता, 801 लोग में से। तो मैं सोचता था, मैं एक बार सोचा हिम्मत हार के मैं कहा बैठ जाता हूँ, पर पेपर देने जाऊँगा, नहीं जाऊँगा विश्वविद्यालय। सोचा कि 801 में पता नहीं कौन वोट दिया हमको, कौन नहीं दिया, अब पता नहीं है, आप कैसे जान सकते हैं इतने बड़े विश्वविद्यालय में। हमने कहा नहीं, जाना पड़ेगा। हो सकता हो कि हम जिसको मना करें उसने वोट दिया हो, और जिसका काम कर दूं वो हमको वोट न दिया हो, ये भी है। आज भी जब कहीं जटिल विषय आता है, आज के समय में जब कोई विश्वविद्यालय जटिल विषय आता है, बड़े आंदोलन आते हैं, तो विद्यार्थी जब भी आवाज़ देता है तो मैं पहले जाता हूँ। और मेरे जीवन का संकल्प है मैं किसी पद पे रहूँ, किसी पोस्ट पे रहूँ, किसी अवस्था में रहूँ, किसी जगह रहूँ, तो मेरे लिए मेरे दिल के और मेरे घर के दरवाजे हमेशा विद्यार्थियों के लिए खुले थे और खुले रहेंगे। उसमें कोई अंतर नहीं, कभी बंद नहीं होगा। वो जो छात्र राजनीति है, पहला किसी का काम करना पहले विद्यार्थियों का, उसको लेकर ही हम कर सकते, नहीं तो बाकी चीज़ें कहाँ। विद्यार्थियों को आप आगे बढ़ा दीजिए, उनको थोड़ा सा पुरस्कार लगा दीजिए, थोड़ा सा उनका सहयोग हो जाए, IAS PCS हो जाएंगे वो, प्रोफेसर हो जाएंगे वो, DM हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे वो। लेकिन करता कहाँ है विश्वविद्यालय? तो शोषण करने में लगा है। जो छात्र राजनीति पहले थी, आपको बताऊँ, वो छात्र राजनीति को ख़त्म करने पर लोग लगे हैं। जो पौध निकलती थी, पौध छात्र राजनीति की, जो युवा क्रांति लाता था, जो छात्र राजनीति परिवर्तन लाती थी, अब क्या है? नेताजी आ रहे हैं, नेताजी के साथ बैठ जाओ, इस पार्टी उस पार्टी झंडा बना दो, नारा लगाओ। कौन छात्रों की बात रखता है? स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री विश्वविद्यालय में आई थी, भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष केएन सिंह बुलाए थे। मैंने स्मृति ईरानी से मिल के कहा था, 2 पॉइंट था, पहला छात्र संघ, और दूसरा मैंने कहा था किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में आप एक कमेटी बना दीजिए मैडम, छात्र संघ लिंग 2 पे कमेटी बना दीजिए। जैसे आप चुनाव कराती हैं प्रधानी का, पार्षदी का, विधायकी का, MLC का, MP का, MLA का,
आप वैसे शासन कराइए, देखिए आपको नेता मिल जाएंगे। लेकिन ये विद्यार्थियों के साथ साथ जनता को जो एक आदत पड़ी हुई है, काम करने वाला इनको पसंद नहीं होगा, जो आडंबर रचेगा, जो झूठ बोलेगा, जो फरेब करेगा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेगा, जो जाके इनकी बात इनके सदन में नहीं कहेगा, उनको ये चुन लेंगे और वो कभी इनके दुख दर्द को समझने भी नहीं आएगा। उनको ये चुन लेंगे जो इनके बीच रहेगा, जो इनके लिए काम करेगा, जो इनके लिए मेहनत करेगा उसको। क्योंकि मैंने मेहनत की थी, एनसी हॉस्टल का मैंने वाटर कूलर एक नहीं 2-2 बार बदलवाया, हर जगह पानी की व्यवस्था कराई, लेकिन बच्चों ने हमको नकार दिया। साफ सफाई की व्यवस्था में मैं आंदोलन किया, मैं लड़ाई लड़ा, हमको बच्चों ने नकार दिया। और जो मंत्री बना, जो मेरे अवज में मंत्री बना, उसने क्या किया, उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया, वो कभी नहीं आया विश्वविद्यालय। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जब चुनाव में आपको 82 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, तो एक बार दिमाग में आया कि मैं जाऊं विश्वविद्यालय कि ना जाऊं, है ना। ऐसे कभी अभी तक की जो आपकी ज़िंदगी रही है, कभी ऐसा हुआ है कि कभी दिमाग में ये ख्याल आया हो कि छोड़ो यार, बहुत होगा राजनीति, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे नौकरी करनी चाहिए, कभी इस तरह कुछ आया? कई बार आया। सबसे बड़ी बात माँ कई बार कहती है, क्या करता रहा तू, तब है अम्मा परिवर्तन करेगा। माँ से कहते परिवर्तन करना है, झूठा दिलासा देता हूँ, लेकिन परिवर्तन तो करना है। माँ से कहता हूँ और सोचता हूँ कि छोड़ दूँ सब, लेकिन लगता है कि वो कलेवर वो तेवर फिर कहाँ से आएगा, फिर कैसे लोगों के बीच बातें जाएंगी। छोड़ दिया तो है, और ऑप्शन है नौकरी करने का, ऑप्शन है फिर से पढ़ाई करने का, ऑप्शन है फिर से तैयारी करने का, लेकिन सामाजिक परिवर्तन आएगा कैसे? जो मैं परिवर्तन चाहता हूँ, जो चाहता हूँ कि लोगों के भले के लिए काम हो सके, जो लोगों के हितों के काम हो सके, चाहे एक पार्टी का मंच हो, चाहे कोई भी मंच हो, उस मंच से ही माध्यम से हो सकता है। राजनीति मेरा धंधा नहीं है, राजनीति मेरी आराधना है, मेरी पूजा है। मेरे लिए राजनीति मैं करता हूँ, लोगों के विषय को उठाता हूँ, लोगों की बातों को करता हूँ, तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं गौरवान्वित महसूस होता हूँ कि समस्या का। और लोग जब संतुष्ट होते हैं, लोग जब खुश होते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे ये अच्छा लगता है। आपके संघर्ष की बात करें, जैसे विश्वविद्यालय में कई सारे आप आंदोलन भी आप करते रहे हैं, अभी भी आप करते हैं, ऐसा कोई आंदोलन रहा हो जो बहुत आपके दिमाग में घर कर गई हो कि उसको कभी आप भूल ना पाते हो? अगर ऐसा कुछ हो तो बताइए। कुलपत जी को बंदी बनाना। अच्छा। हाँ, चुनाव कैंसिल कर दिया उन्होंने 2019 का। तो हम नेता थे, मैं उस समय भी नेता था और विश्वविद्यालय में सक्रिय राजनीति करता था, अब तो कम हो गया है। तो कैंटीन के पास मैं खड़ा था, तो दीक्षांत समारोह में कई कार्यक्रम होते हैं, एथलीट भी कार्यक्रम होता है। तो क्रीड़ा परिषद में कार्यक्रम ख़त्म करके माननीय कुलपत जी क्रीड़ा परिषद भवन में जलपान की व्यवस्था होती है। तो तमाम छात्र नेता थे उस समय, अपना टहल रहे थे, घूम रहे थे, कुछ मेरे पास थे। मैंने कहा यार ये क्या करते, चुनाव बंद हो गया, ये आदमी, ये कुलपत जी कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे भविष्य को अंधकार में कर दिया। अरे मैं नहीं लड़ा, कोई और लड़ता, चुनाव जीतता, एक राजनीतिक पौधशाला खड़ी होती, आप समझिए। तो कुलपत जी जैसे जलपान करने गए, तो और नेताओं को मैंने एक लड़के को भेजा, कैंपस में जितने नेता हैं सबको बुलाओ, कह दो शिवशंकर भैया बुला रहे हैं या नेताजी बुला रहे हैं, सबको बुलाओ और आज आंदोलन होगा। और जैसे कुलपत जी अंदर गए, सारे प्रोफेसर टीचर अंदर गए, मैंने कुलपत जी का वो बंद कर दिया, मतलब गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके हम लोग 30, 40, 50 लोग वहीं बैठ गए, 30 लोग 20 लोग बैठे। लाइव हुआ तो और जो नेता आसपास शहर में थे सब पहुँचे, सारे नेता पहुँचे और बड़ा आंदोलन हुआ। 2 घंटा कुलपत जी बाहर नहीं आ पाए, 2 घंटा पुलिस जद्दोजहद करते रही, प्रॉक्टर जद्दोजहद करता रहा, लेकिन नहीं निकल पाए। हम लोग लगातार बंदी बनाए रखा। तो ये आंदोलन अचानक बना, लेकिन ये लगता है संदेश बड़ा। इस आंदोलन से एक बात निकला और मैंने देखा कि लोग छात्र राजनीति में कितनी एकता है। कुलपत जी को बाहर पुलिस वालों ने निकाला, हम लोगों को जबरन हटवा के कुलपत जी अपनी गाड़ी छोड़ कुछ सचिव की गाड़ी में लपके बैठने के लिए, पेपर का खबर था वो। और तो फिर पुलिस वालों ने कहा नहीं ये गाड़ी नहीं आपकी, आपकी अपनी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी में बैठेंगे तो बेइज्जती होगी। तो अपनी गाड़ी में गए। तो कुलपत जी जैसे कैंपस से अपने ऑफिस पहुंचते, उन्होंने तलब किया कुल सचिव, चीफ प्रॉक्टर, और सबसे पहला फरमान किसी को निकाला तो हमको कहा कि इसको प्रतिबंध लगाते हैं कैंपस में, इसका आना जाना बंद और इसको बर्खास्त करते हैं, सस्पेंड। तो हमको पता नहीं था। शाम को 4 बजे हमारे पास फ़ोन आया नीतीश राय का, जो हमारे महामंत्री, हम लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो बीएड कर रहे थे, शायद उनको कहीं पता चला होगा।
तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, शिवशंकर ऐसी सी बात है। हम कहे अच्छा, तो आपको हमको पता चला बस कहीं से? तो हम कहे ठीक है। अगले दिन पेपर में आ गया, शाम अगले दिन सुबह पेपर में सबके साथ ये भी आ गया कि हमको प्रतिबंध। मैं देखा कि जो किसी संगठन किसी दल का अच्छा नेता रहा हो, एक समूह में शिवशंकर गौड़ के लिए सबने आंदोलन किया, सबने आंदोलन, कुलपति को रोका। वही दीक्षांत में कई कार्यक्रम होता है, काव्य पाठ होता है, और भी एकेडमिक और भी लेक्चरर होते हैं, सब में लगातार कुलपति जी को सामने। और मैं सोचा, तो 4 दिन जब बीत गया, मैं सोचा कि प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो क्या करना, जा तो सकते हैं विश्वविद्यालय में, कैंपस अपना है। तो मैं गया कैंपस में, और दीक्षा भवन में काव्य पाठ चल रहा था, नेता बैठे थे, पता किया कि कुलपति जी बैठे हैं। तो मैं कहा भले प्रतिबंध हटा नहीं था। मैं गया, कुलपति जी को प्रणाम किया, आगे बैठे थे, प्रणाम किया। सारे टीचर प्रोफेसर भौचक्के रह गए कि इसको पे रोक लगा है और ये कैंपस में घूम रहा है, ठीक है। कुलपति जी के सामने आकर के मिल भी रहा है। अब मैं कुलपति जी से स्पेशली गया था, हाथ जोड़, मैं कहा मिलूंगा, क्या आप लगाते रहिए प्रतिबंध। छात्र हितों की बात जब भी आएगी, छात्रों से जुड़ी कोई विषय, कोई समस्या जब भी आएगी, आप लाख प्रतिबंध लगा लीजिए, लाख रोक लगा लीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। मेरा वो संदेश देना था कि आप देखिए, आपने ऐसे नेताओं से पाला नहीं पड़ा होगा आपका, ठीक है। तो मैं गया, प्रणाम किया उनको, केवल कुलपति जी को प्रणाम किया कि स्पेशली जाने, टीचर तो ऐसे जान गए। तो मैं जाके बैठा, कुछ देर बैठने के बाद कुलपति जी वहाँ से चले गए। क्या फिर बवाल होगा यहाँ पे, चले गए। तो उस दिन कुछ हुआ नहीं, फिर हम लोग काव्यांजलि सुन के फिर अपना वापस हो गए। ये यादगार आंदोलन मेरे लिए था। आपके यादगार आंदोलनों में से एक रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था अखिलेश यादव वाली बात, कि बाई नेम आपको वो जानते हैं। ये वाला थोड़ा सा कहानी बताइए, कैसे हुआ, आपको कहाँ मुलाकात हुई, कैसे वो आपको बाई नेम जानते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आदित्य भाई, मैं 3-4 नेताओं का जो एक बार चुनाव लड़ चुके थे, समूह बनाया था, और हम लोग कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट जाने का निर्णय कुलपति जब नहीं माने, जैसे लिंग 2 में नियम है कि एक बार किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पदों पे आप चुनाव लड़ लेंगे तो दोबारा पोस्ट पे एक बार अगर चुनाव लड़ चुके हैं तो आप दोबारा चुनाव नहीं लड़, बल्कि अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी परिभाषा मान्य नहीं है, ये परिभाषा नहीं है। एक बार या उससे अधिक आप हारे हो तो, जीते हो तो क्या है ये। तो हम लोगों ने तय किया, हमने विधि सलाह लिया, तो उसने कहा कि कोर्ट में आप इस मामले को उठा सकते हैं। 4-5 नेताओं से मिले, तो एक हमारे साथी ने हमको गाड़ी दे दी। हमने कहा गाड़ी नहीं है यार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो कहा ठीक, मेरी गाड़ी ले जाओ आप। तो गाड़ी ले लिया, तो मैं इलाहाबाद चला गया, केस फाइल कर दिया। मुझे सबने आगे किया कि शिवशंकर गौड़ बेनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मुकदमा होगा, और वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। तारीखें आती हैं, विश्वविद्यालय कई बार भागा, कई बार सरकार भागी, जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें चलती रही। शाम को हुआ तो मैं चौराहे पे बैठ के कुछ सोचा खा लूँ, फिर गोरखपुर निकला जाए, क्योंकि यहाँ चुनावी माहौल भी बहुत था, अंतिम प्रचार का दौर था। तो वहाँ से फ़ोन आया, कई मित्र छात्र सभा के वहाँ पहुँचे थे, तो कहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। तो हमने कहा इतने बड़े नेता हैं, हमसे काहे मिलना चाहते। मन में सोचा, बड़ा गंभीर सवाल। तो उसमें टिकट उकट का मामला था, अध्यक्ष प्रत्याशी का लेके पेच फंस रहा था, तो कैसे मिलेगा, किसको क्या मिलेगा क्या नहीं। तो हम कहे कि हम कंफर्म किए, क्योंकि हम लोग देखिए विद्यार्थी नेता हैं, 1000, 500, 1500 खर्च करने के बाद सोचते हैं कि परिणाम निकले कि नहीं निकले, क्योंकि विद्यार्थी लिट्टी चोखा खा काम चलाता है। आप विद्यार्थी जीवन से रहे हैं। मैं कहा बताओ आएंगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ना नुकसान न हो पैसे का। एक तो गाड़ी मेरी नहीं और पैसा ज़्यादा था नहीं। तो कहे नहीं बिल्कुल आवत तो मिली हैं। हमें ठीक बा, मित्र थे हमारे, लोकल भाषा में उन्होंने पूछा, मैं ठीक है। तो मैं कहा कि इतना करो, 2000 मेरे पास समथिंग 2000 कुछ रुपया था। हमने कहा ऐसा करो, चौराहे पे कहीं रोको जहाँ तेल उल भरा जाए, जहाँ बंद मक्खन चाय मिल जाए। खाना खाने का पैसा नहीं था, 80 रुपया 120 रुपया थाली मिलता था, सादा भी। तो हमने कहा बंद मक्खन बनवा दो सबके लिए, और चाय और तेल, जो पैसा बचे तेल डला था कि लखनऊ पहुँच जाए हम उनके। तो हम लोग डलवा दिया, और बंद मक्खन चाय पी के मैं लखनऊ निकल गया। रात को 2:30-3 बजे, मुझे याद है, पानी बरस रहा था, बारिश हो रही थी। तो लखनऊ पहुंचा, तो एक सीनियर छात्र नेता से मैंने पैसा लिया। उन्होंने कहा पैसा ले लीजिए, रूम कर लीजिए आप, टिकट के लिए आए थे। तो टिकट के लिए फिर हुआ, 4 लोग थे हम लोग, एक कमरा लिए। वो होटल वाला मान नहीं रहा था, कहा 2 कमरा लीजिए। हमें एक तो ऐसा पैसा नहीं मेरे पास, और आप कह रहे हो भैया। तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, वो मिल गया गोरखपुर का, उसका मैनेजर फिर आ गया गोरखपुर का, कहा ठीक है रहने दो। तो हमारे 3 साथी बेड पे सोए, और मुझे याद है मैं सोफ़ा पे सोया। एक सोफ़ा नहीं रखा रहता कमरों में,
तो मैं सोफ़ा पे अपनी पीठ सीधा किया। सुबह की बात थी, मन में बहुत सारे सवाल थे, उलझन थे। इतने बड़े नेता, मैंने माननीय श्रद्धेय अखिलेश यादव जी के बारे में कई बार जाना हो, सुना हो, पढ़ता भी हूँ राजनीति में रहने के कारण। तो सुना, तो फिर तैयार व्यार होकर हम लोग कार्यालय पहुँच गए। तो माननीय जी से सब लोग टिकट की बड़े वाले हाल में बैठ गए। माननीय जी से सब लोग टिकट की बात कर रहे थे। तो हमको जिसके फेवर में बोलना था, जिसके फेवर में हमको बात रखनी थी, तो सब बोल ही रहे थे। मैं बीच में कहा कि माननीय जी मैं भी कुछ बात कहना चाहता हूँ आपसे, बड़े वाले हाल में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जो लोग राजनीति में हैं उनसे पूछे, और हम लोग क्या हैं ये भी पूछे, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो आगे की पंक्ति में थे, जो उनसे बहस कर रहे थे टिकट को लेकर, माननीय जी नाराज़ हो गए। श्रद्धेय अखिलेश यादव जी थोड़ा सा खफा हो गए। जैसे वो चाहते हैं कि आप काम कीजिए तब परिणाम लीजिए, और आप काम करेंगे नहीं, आप मांगेंगे। आप काम करेंगे नहीं तो कैसे। उन्होंने कहा नहीं, गोरखपुर वालों को अलग हम मिलेंगे। अच्छा। तो माननीय उस समय के भी प्रदेश अध्यक्ष थे, और अब भी आदरणीय श्रद्धेय प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह देव जी लिस्ट बनाने लगे तमाम छात्र नेताओं का। तो मेरा भी नाम हुआ। तो एक बगल वाले कमरे में, जहाँ पे वो पर्सनली 20-25 या 2-4 लोगों से, 10 लोगों से मिलते, उसमें बात हुई। तो अचानक मैं बताऊं, अचानक बात होते होते हुई। तो मेरे साथ पवन कुमार, सत्येंद्र भारती, अमित अक्कू, ये लोग थे। राजीव यादव थे छात्र नेता, सुधीर यादव थे। टिकट की बात होने गई थी अनु प्रसाद जी की, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर सिंह पासवान थे, सीनियर छात्र नेता। तो राजीव पहले गए, तो उन्होंने कहा, तो हम लोग को अंदर बुलाया गया। तो माननीय जी पहली बार मैं अखिलेश जी से मिला। उस समय वहाँ देखा था दूर से, लेकिन पहली बार आज नज़दीक था, उनके बहुत नज़दीक था। तो माननीय अखिलेश यादव जी के पहले सप्ताह, और गौर बताओ क्या हाल चाल। हम कहे साहब ठीक है माननीय जी। माननीय जी ठीक हूँ, क्या चाहिए बताओ गौर। कंधे फात रख के उन्होंने कहा बताओ गौर क्या चाहिए। तो मेरे मुंह से शब्द निकला कि साहब हमको सामाजिक न्याय चाहिए। जो विश्वविद्यालय में एक मिथ्या लगी थी, जो विश्वविद्यालय पे कलंक लगा, दोष लगा कि उस विश्वविद्यालय में हमेशा बाहुबल जातिवाद के प्रकांड लोग ही चुनाव जीता करते थे। कभी वो निम्न वर्ग का व्यक्ति नहीं जीता करता था, चाहे पिछड़ा मान लीजिए चाहे दलित मान लीजिए। पिछड़े को जिताया और दलित का नंबर था। तो हमने कहा साहब सामाजिक न्याय कर दीजिए। तो अनु प्रसाद जी खड़े थे और अमर सिंह पासवान खड़े थे, दूसरी तरफ हमारे बाकी सहयोगी खड़े थे। कहे जिता लोगे? हमने कहा जिता लिया जाएगा साहब। टिकट फाइनल हो गया, वहाँ निकल गए। उत्साह था मन में, जोश था कि हमने फोटो नहीं खींचा। जब उन्होंने आपसे पूछा कि और गौड़ जी क्या हाल चाल है, तो आपको उस समय मतलब दिमाग में नहीं आया कि इनको उनसे पूछें कि हमें कैसे जानते हैं? ना, आपने कुछ पूछा नहीं आया मन में। हमको लगता है टिकट को लेकर जो बात हो रही थी, जो उस समय के छात्र नेता थे उन्होंने बताया होगा कि शिवशंकर गौड़ अगर आ जाएगा छात्र सभा में, या उस समय प्रत्याशी के रूप में आ जाएगा, तो फिर हमारा पल्ला और भारी हो जाएगा। मैं निर्विरोध नेता हूँ, विश्वविद्यालय था निर्विरोध नेता। मैं हमेशा विकास को लेकर लड़ा, मुद्दों को लेकर लड़ा, चाहे वो किसी का मुद्दा हो, तो इन चीज़ों को लेकर लड़ा। कहे तो मन में उत्साह था, फोटो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कहा ठीक है। तब से मैं कहा कि माननीय जी के साथ, और माननीय जी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, जो उनका विजन है, इसके साथ जुड़ने का मौका मिला। फिर उसके बाद इसी चीज़ से उनसे प्रभावित होकर के बाद में आपने सपा ज्वाइन कर लिया था? हाँ, इसके बाद हम लोग छात्र सम्मेलन में मिले, जब चुनाव सारे प्रदेश के संपन्न हो गए। यहाँ तो चुनाव कैंसिल करा दिया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो फिर वो मिले, तो वहाँ मेरी बात हुई। 2-3 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात सुनी, मैंने बात रखी भी। तो उस समय जो बात हुई प्रदेश के विकास को लेकर, छात्रों के विकास को लेकर, छात्र राजनीति को लेकर, जो उनका एक लौलाइकपन था, यार चुनाव बंद करा दिया, ये कैसी बात है। सरकार है जो बार बार लड़ते थे, सांसद थे, वो चुनाव बंद करा देंगे, उम्मीद नहीं थी ऐसी। उन्होंने कहा कि होना चाहिए चुनाव के फेवर में है, वो चुनाव चाहते हैं। लेकिन जो लोकल प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन साथ मिल, क्योंकि आप समझिए जब विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं ना, तो वो चुनाव के बाद उसका जो परिणाम निकलता है, तो परिणाम बहुत कुछ कहता है, संदेश देता है। और जो व्यापक रूप से जो शिक्षक, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में है, जैसे हमारे वहाँ 16 करोड़ का टेंडर था उषा और UPCL का, ठीक है, रूसा का जो टेंडर था उसमें पूरा घोटाला है, ठीक है ना। कंप्यूटर खरीद, मैंने तमाम विषय उठाया, वो तो बात की विषय है, तमाम मैं लड़ता रहता हूँ। तो जो पदाधिकारी हो जाएगा, कोई नेता हो जाएगा, नेता माने पदाधिकारी जो कार्य परिषद में बात रखेगा, तो रियल बातें उठाता है, तो वेट भी पड़ता ना, वजन भी पड़ता। तो विश्वविद्यालय कभी चाहता नहीं कि हमारे लिए सवाल कोई पूछे, हमसे कोई सवाल पूछे। वो भले कक्षाओं में नहीं जाएंगे, वो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार करेंगे। आप गृह विभाग का मामला जानते हैं, जहाँ 22 करोड़ के केवल टाइल्स लगा दिए गए। तो पैसा किसका है? पूर्वांचल के गरीब बच्चों का है ना पैसा। कोई प्रोफेसर, कोई कुलपति कहीं मजदूरी करके तो लाया नहीं,
कहीं कुदार चला के तो लाया नहीं। ये गांव गरीब किसान मजदूर का पैसा है ना भैया, जो उनके माता पिता देते हैं, तो आपको देते हैं, आप शिक्षा देंगे ना, तो आप उन पैसों का विद्रोहन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं चाहते। तो 2-3 मिनट जब अच्छे से बहुत बात हुई तो उनके विजन को मैं समझा, तो मैंने कहा कि ये वो शख्स हैं जो प्रदेश में नई राजनीति बना सकते हैं, जो हम जैसे जो आम परिवार से निकलते हैं, हम जैसे जो आम युवा, हम जैसे जो गरीब परिवार के युवा हैं, हम जैसे जो एक शोषित युवा हैं। यहाँ लगातार मुकदमे पे मुकदमा हमको मिला था, रेड कार्ड मिला, सस्पेंड हुआ, LLB सस्पेंड हुआ, तमाम चीज़ें, डिग्रियाँ होल्ड हुई मेरी। लेकिन उन चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव के मन में विचार दूसरा था, परेशान मत होना, डरना नहीं, तुम लड़ाई लड़ते रहना, क्योंकि सच कई बार दबाया जाएगा लेकिन एक दिन उस सच को सामने आना पड़ेगा। और आखिर हुआ वो चीज़ें। तो उनका इतना बड़ा स्नेह प्यार था, उन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, तो मुझे लगा कि ये कुछ बदल सकते हैं, ये परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ उनके साथ जुड़ा और बिना किसी मोह माया के जुड़ा। कोई लालसा नहीं मुझे, कोई लालच भी नहीं मुझे। अच्छा, जैसे कई बार अब जैसे अभी लालच की बात भी कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि जो कार्यकर्ता या जो आम कार्यकर्ता है, जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित भाव से बिना किसी फायदे या नुकसान के समर्पित रहता है, कोई भी धरना हुआ या किसी भी तरह का संघर्ष करना हुआ, लेकिन जब बात चुनाव की आती है, जब टिकट बांटना होता है या टिकट देना होता है, ये हर पार्टियों में है, किसी एक पार्टी पे वो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ देखा जाता है अक्सर कि आम कार्यकर्ताओं को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको किनारे कर दिया जाता है। जो धन बल बाहुबल से मजबूत होते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस पे कहूँगा कई पैमाने पे मापा जाता है कार्यकर्ताओं को, कि कौन संगठन के लायक है, कौन राजनीति जो सरकार के हिस्से बन सकते हैं, सरकार के लायक है, कौन कैसे काम कर सकता है। मैं अन्य दलों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को ऊपर उठाने में लगी रही। चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, कि उन्होंने ऐसे आम परिवार के लोगों को राजनीति में लाने का काम किया, राजनीति में उनको उठाने का काम किया। विधायक बनाना, MLC बनाना, मनोनीत कर देना, उसको राज्य मंत्री बनाना या तो उसको पद उन्नति देना, ये माननीय जी का जानते हैं। लेकिन वो चाहते कि आप कितनी ईमानदारी से संघर्ष और मेहनत करते हैं। जैसे बहुत बार होता है ना आडंबर, मैं आपकी पूरी बात को मैं कुछ अपवाद भी कहूँगा, कभी कुछ लोग हो जाते हैं, कभी कुछ लोगों का टिकट कट जाता है, कहीं कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, अपवाद बस। जैसे आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग, जब जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई संघर्षशील व्यक्ति आगे आए, जो संघर्षशील व्यक्ति मेहनत करे। जब वो मेहनत करने वाला वहाँ होगा तो उस व्यक्ति की सुनवाई नहीं होगी, तब मेहनत करने वाला जानेगा जो संघर्ष करता है। तो जो कुछ लोग हैं ऐसे, वो नहीं चाहते कि मेहनत करने वाला आगे आए। लेकिन माननीय जी हमारे डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, समय लगता है लेकिन मिलते हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों जैसे नहीं हैं, वो स्वयं कार्यकर्ताओं की पीड़ा जानते हैं, पीड़ा समझते हैं, पीड़ा सुनते भी हैं और लोगों से स्वयं बात करते हैं। और पार्टी में हमारे एक लंबी श्रृंखला है, आम परिवार के लोगों को राजनीति में लाने की लंबी श्रृंखला। मैं कहूँ आपको ये भाजपा में नहीं मिलेगा, एकाक अपवाद मिल सकता है, कांग्रेस में नहीं मिलेगा, अपवाद मिल सकता है, बसपा में तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो धन बल चलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप संघर्ष करेंगे, आपको उतना ही तरजीह मिलेगा। वहाँ धन नहीं चलता, बाहुबल नहीं चलता। राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? राजनीति में मैं अपना प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानता हूँ। चूँकि यंग हैं, युवा हैं, आप युवा चेहरा के तौर पर आप जाने भी जाते हैं। अक्सर होता है युवाओं में, ऐसा देखा जाता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दोस्त बनाना, ऐसे ही आपके लाइफ में कुछ है? नहीं, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। प्यार एक ही बार हुआ। अच्छा, एक ही बार प्यार हुआ। किस क्लास में हुआ था? BA फर्स्ट ईयर में। अच्छा, तो क्या हुआ, मतलब आप उनके सामने अपनी बात कह नहीं पाए या क्या हुआ? वो ज़्यादा लंबा चला नहीं बात। अच्छा, उन्हें शायद मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति था, अल्हड़ राजनेता हूँ, अल्हड़ छात्र राजनीति में था, तो बातें बन नहीं पाई। नहीं, तब तक तो आप साइकिल से भी आप जाते थे, अभी तो आप गाड़ी से चलते हैं, 2 पहिया से, तो तब का। लेकिन इसमें कुछ बदलाव नहीं आया आपके? अब उसके बाद आप किसी को देखे नहीं इस दृष्टि से? नहीं। तो शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी है आपको? ऐसा क्यों? समाज के लिए कुछ काम किया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, बड़ा परिवर्तन। तो आपको लगता है कि शादी करके परिवर्तन नहीं किया जा सकता? नहीं, बहुत सारे लोग शादी करके ही परिवर्तन करते हैं।
मंजिल तो मिलनी चाहिए ना। मंजिल के लिए, जिस मंजिल की तलाश में मैं निकला हूँ, जिस मुकाम को पाने के लिए निकला, मुकाम पाने का मतलब ये नहीं कि मंत्री बनना है, मुझे विधायक बनना है। वो मुकाम की वो तसल्ली कि जब लोगों के लिए भले का काम हो सके, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम हो सके, वो चीज़ें। और बाकी अकेले रहना भी जीवन है। अच्छा, अभी जैसे आप दोपहिया से चलते हैं, मतलब आप अभी आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी आपकी जीविकोपार्जन के लिए आप मतलब उसके लिए भी तो कुछ करते होंगे जी। क्या? हाँ, तो उसके लिए क्या है? जैसे काम करते हैं, दुकान है, अच्छा, वो काम करते हैं। ये सर बंद था लॉकडाउन में, तो फिर शुरू हो जाएगा, तो वो चीज़ें हैं। जीविकोपार्जन के लिए आप अपना दुकान भी चलाते हैं ना। जाते जाते अंतिम समय, जो अंतिम सवाल आपसे है, भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं, और क्या अगर आपको टिकट मिलता है 2022 का तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी पे मुझे पूरा विश्वास है, अटूट निष्ठा है मेरी। और मैं पहले भी आपसे कहा कि मैं किसी मोह माया, किसी लाभ के लिए नहीं जुड़ा। श्रद्धेय अखिलेश यादव जी पे मुझे अटूट विश्वास है। और बाकी पार्टी संगठन, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे, तो उनको कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो शिवशंकर गौड़ चुनाव लड़ेगा, कहेंगे कि तुमको चुनाव नहीं लड़ना है तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो कहेंगे कि ये काम करना है संगठन का तो मैं वो काम करूंगा आंख बंद करके। क्योंकि मुझे इस रथ को आगे बढ़ाना, और मेरा संकल्प है कि 2022 में इस व्यभिचारी, विनाशकारी इस सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। ना छात्र खुशहाल, ना नौजवान खुशहाल, ना महिला खुशहाल, ना किसान खुशहाल, ना मजदूर खुशहाल। तो ऐसी सरकार का होने का कोई मतलब नहीं, जो केवल लूट खसोट, गुंडई चरम सीमा पर है, गुंडई अपराध चरम सीमा पे है, जंगल राज है, जहाँ हत्याएं खुलेआम हो रहे हैं, बलात्कार खुलेआम हो रहे हैं। लेकिन यही आरोप तो जब सपा की सरकार थी तो सपा पे भी लगाए जाते थे। देखिए, सपा पे आरोप लगाए जाते थे मनगढ़ जैसे। दिक्कत हमने एक काम छोड़ दिया ना, हमने अपना काम बता नहीं पाए। आपको पता है वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो कभी घोटाला था ही नहीं, ए राजा को जेल में बंद करवाया नरेंद्र मोदी जी ने। लेखा समिति, लोकसभा की, संसद भवन की लोक लेखा समिति है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला बता दिया इन्होंने। बहुत हल्ला था सहारनपुर में, बहुत हल्ला था बीजेपी जब विपक्ष में थी कि लोग हिंदू पलायन कर रहा है सहारनपुर और वो पश्चिम के उत्तर प्रदेश से। आज की स्थिति पता कीजिए, आज की स्थिति पता कीजिए आप कि आज वहाँ के लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। ये भाजपा की सरकार है ना। और ये तो हिंदू लोग हैं, हिंदू बनते हैं। वो दलितों, उन पिछड़ों को हिंदुओं के नाम पे वोट ले लिया, लेकिन उन्हीं दलितों पिछड़ों को जो हिंदू बना के वोट लिया, उन्हीं के आराध्य प्रभु राम के नाम पे जमीन को लूटा इन लोगों ने। लेकिन ये जमीन वाला मैं बात सुनिए, सवाल आया, आरोप लगे। मैं कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं, ठीक है। भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, समूचे विश्व में प्रभु राम माने जाते हैं। मैं कहता हूं जो 1400 करोड़ रुपया चंदा के रूप में राम मंदिर ट्रस्ट ने वसूली किया, और जो केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा आया, भले उसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं हो, मैं पूछता हूं कि इसको क्यों नहीं श्वेत पत्र प्रधानमंत्री जारी कर देते हैं। हमारा सवाल खत्म हो जाएगा भैया। श्वेत पत्र जारी कर दे और जमीन के रजिस्ट्री पे CBI जांच करा दे। मैं पूछता हूं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने न्याय करने का काम किया, विकास करने का काम किया, उनके रामराज को लेकर कल्पना ये लोग करते हैं, उस कल्पना को विध्वंस कर दिया इन लोगों ने और राम को ही बेच दिया। मैं इस सवाल पे कहता हूं, समझता हूं कि अगर राम जी के नाम पे ये विषय बने तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे। क्यों बना? मंदिर आप गलत करते जाएंगे। 1400 करोड़ रुपया आपने वसूली किया, किसी से 10 रुपया, किसी से 2 रुपया, किसी से 2 करोड़, जिसने जैसा दिया, जिसकी जैसी श्रद्धा उसको ऐसे दिया। तो इस पे जब सवाल बनता है, चीज़ें बनती हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रमुख हैं ना, इसलिए देंगे कि नहीं देंगे आप? ठीक है, हम राम पे नहीं सवाल कर रहे हैं, वो तो हमारे आराध्य हैं। मैं सनातन धर्मी हिंदू हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता हूँ, माँ सीता को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, लेकिन उनके जो नाम पे जो ये धनुगाही, जो बाकी व्यवस्था चलती रही, इसको कैसे रोकेंगे आप? इसको रोक लगाइए ना। बहुत पेपर में आया आदित्य भाई फर्जी चंदा काटते हुए, आया कि नहीं आया? मुकदमे हुए कि नहीं हुए? आप अभी सर्च करेंगे तो सैकड़ों मुकदमे पा जाएंगे। राम मंदिर का फर्जी ट्रस्ट का पर्ची बना के लोग वसूली कर रहे थे। क्यों हो रहा है? कई जगह तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी तो की गई हुई, आखिर ऐसा हुआ क्यों?
जिसको राम मंदिर जाना होता जाता, अपना चंदा चढ़ाता। आप घर घर जाने की ज़रूरत क्या थी आपको? वसूली क्यों किया आपने राम जी के नाम से? आप कहते कि राम मंदिर आइए, यहाँ चढ़ाओ चढ़ाइए, और बल्कि इसके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार और खास करके केंद्र की सरकार विशेष पैकेज दी, तब भी आपको चंदा काटना था, तब भी आपको चंदा काटना था। सवाल तो बनता, मैं कहता हूँ सारी बातें निराधार छोड़ दीजिए एक साइड। ट्रस्ट के लिए हुई ज़मीन का, अधिग्रहण किए गए ज़मीन का भाजपा की सरकार सीबीआई जांच करा दो। लेकिन आप जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं उस जमीन की, वहाँ तो यही था कि 2011 में एग्रीमेंट टू सेल के लिए किया गया था, तो जो 2011 में था उसके हिसाब से पेमेंट हुआ। लेकिन अभी उस जमीन की कीमत तो बढ़ गई है, तो जो ट्रस्ट ने खरीदा तो उसी के हिसाब से खरीदेगी। फिर इसमें क्या? कुसुम पाठक 2 करोड़ रुपया में पहले करा लेती हैं, लिखवा लेती हैं, फिर कहती 20 साल 10 साल 5 साल बाद खरीदेंगे। जमीन की कीमत तो 2011 में जो होगी वो 2021 में तो कॉमन सी बात है। उसकी बात के एग्री कर रहे हैं। उसी तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की ज़मीनें जो किसान भाइयों से एयरपोर्ट बनाने के नाम पे अधिग्रहण किया गया, मुआवजा कितने में दे रही है सरकार? ये कैसे बात होगा कि एक घर में 1 लोटा 2000 का और 1 लोटा 500 का? ये क्या समझते हैं ये लोग? आप बताइए। एक ज़मीन जो है करोड़ों का, और किसानों की बाकी ज़मीन का मुआवजा नहीं देंगे या मुआवजा नहीं देंगे, तो ये समझते क्या है? जनता बेवकूफ़ बैठी है। मैं पूछता हूँ, मैं अपने आप को गिलहरी भी नहीं समझता, मैं अपने आप को चींटी समझता हूँ, लेकिन मैं तब भी विश्वास करता हूँ। आप सोचिए, जब हम काव्य पाठ या रामायण पाठ देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन को आप देखिए, जिनके नारे लगवा लगवा के जनता को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया कि नहीं किया? राम के नाम पे खेतों में ओट बो दिया और काटा मोदी और योगी ने मिलके। जब ओट बोया फिर राम को बेच भी दिया। लेकिन आप भी तो बीजेपी में रहे हैं, आपने भी तो योगी जी के साथ नारे लगाए हैं। नहीं, योगी जी के साथ रहना, एक सांसद थे, हमको लगता था ठीक आदमी है, हम तो मानते थे कि अच्छे आदमी हैं। हमको क्या पता कि आदमी जो है बदल जाएंगे। हमको लगा कि अच्छे सांसद होंगे, विकासशील सांसद होंगे, ये तो विनाशशील हो गए। हमको लगा मुख्यमंत्री होंगे, अच्छा काम करेंगे, ये तो विनाश कर दिए उत्तर प्रदेश का। जो आपकी भविष्य की जो योजनाएं हैं कि सपा में तो खैर आप हैं ही, सपा से तो मान लीजिए आपको टिकट मिलने की संभावना है ही, लेकिन कोई और पार्टी, जो कोई और राजनीतिक दल अगर आपको अप्रोच करती है कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, तो क्या आप लड़ेंगे? आपको बताऊं, मैं 1 वर्ष पहले मुझे कई सारे बड़े नेताओं के फ़ोन आते थे भाजपा के, मेरे पास शायद रिकॉर्डिंग भी होगी। फ़ोन आए थे कि आप भाजपा आ जाओ। मैंने कहा क्या करने आ जाए, हम जहाँ हैं संतुष्ट हैं, और कोई पार्टी हमको सोना के थाली में और चांदी के कटोरी में खीर खिलाए तो भी मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ऑफर था विधायक जी का, पद दे देंगे, सत्ता पक्ष में पद माने समझिए, हमको क्या लेना है पद से? हम दीवाने हैं अखिलेश यादव के, हम सिपाही हैं समाजवादी, हमको पद प्रतिष्ठा धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी में श्रद्धा है, समाजवादी पार्टी में विश्वास है, ठीक है। और शिवशंकर गौड़ जिसके साथ जुड़ता है, विश्वास के साथ जुड़ता है, जिसके साथ खड़ा तो खड़ा, ये बात स्पष्ट है। और समाजवादी पार्टी मेरे परिवार है, एक एक मेंबर हम लोग सदस्य है, संबंध है, पारिवारिक संबंध है। और बाकी बात रही किसी दल की, किसी कहीं जाने की बात, तो मुझे कोई प्रलोभन कितनों दे मैं नहीं जा सकता। मैं कहूँगा वो जितने दल वाले हैं दूसरा शिवशंकर बनावें, वो दूसरा शिवशंकर बनावें। हमको समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय अखिलेश यादव का आशीर्वाद है। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी माननीय जी, कभी राष्ट्रपति जी जो आदेश करेंगे, अभी जो आदेश करते हैं कि छात्रों की लड़ाई लड़ो, तो छात्रों की लड़ाई लड़ता हूँ। समाज कल्याण से लगाए, डीएम से लगाए, कमीशन से लगाए, विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं इसके नाम पे आधी रात को नंगा बैठा था छह नेताओं के साथ, बदन का रोआ खड़ा हो गया था उस ठंडी में। आप आए थे खबर करने, लेकिन हम लोग बैठे थे। वो कह देते हैं कि वहाँ जो करो तो करते हैं। बाकी भविष्य की राजनीति क्या है, संगठन में काम कर रहे हैं। जिस दिन माननीय जी का आदेश होगा कि शिवशंकर गौड़ तुम्हें ये करना है, शिवशंकर गौड़ तुम्हें ये नहीं करना है, तो नहीं होगा। और जो कहेंगे करना है तो वही होगा। मेरा अटूट विश्वास है, और ऐसा नेता पूरे प्रदेश को नहीं मिलेगा।
नौजवानों को, कोई छात्र नेताओं को कोई समझ सकता है तो अखिलेश यादव सिवा कोई समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता। छात्रों की बात कोई सबसे पहले सुनता तो अखिलेश यादव, छात्रों के लिए सबसे पहले कोई काम करता तो अखिलेश यादव। वो जानते हैं कि छात्र राजनीति क्या होती है, वो जानते हैं छात्रों की बात क्या होती है, वो जानते हैं कि युवा परिवर्तन कर सकता है और युवा इस बार परिवर्तन करने जा रहा है। छात्र संघ चुनाव चाहिए तो अखिलेश यादव, लैपटॉप चाहिए तो अखिलेश यादव, कन्या विद्याधन चाहिए तो अखिलेश यादव, एम्बुलेंस चाहिए तो अखिलेश यादव, 100 नंबर चाहिए तो अखिलेश यादव, क्रिकेट स्टेडियम एशिया का सबसे बड़ा चाहिए तो अखिलेश यादव। आपको पता है मदन मोहन मालवीय में आए थे, नहीं याद होगा, रजनीकांत पांडे जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इस समय DSW थे हम लोग विश्वविद्यालय में, शायद आप भी उस समय हम थे लैपटॉप में। बैग नहीं बटा, हम लोग आंदोलन कर दिए TMM के मैदान में, आंदोलन हो गया। माननीय जी मंच से उतर चुके थे, मैं उस समय सपा में नहीं था, छात्र नेता था। सदैव अखिलेश यादव जी मंच से उतर चुके थे, मंच पर आकर क्यों हल्ला कर रहे हो, कैरी बैग सबको मिलेगा। अगले दिन विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में हम सबको कैरी बैग मिला, लैपटॉप रखने वाला। वहाँ भी आपने हंगामा मचाया? हाँ, उसका भी पेपर में निकला था, फोटो है मेरे पास। है, जहाँ छात्रों की बात रहेगी, जहाँ छात्रों के हक और हुकूक अधिकार की बात रहेगी, शिवशंकर गौड़ को आप पहले पंक्ति में पाएंगे। हमको प्रलोभन नहीं मैं विधायक बन जाऊँ, हमको सांसद बनना, हमको मंत्री देखिए प्रलोभन नहीं है। जनता है, एक बार हरा चुकी विश्वविद्यालय चुनाव, मंत्री हारा 82 वोट से, कहीं मौका मिला तो फिर लड़ा जाएगा। पार्टी जो लड़ाएगी, पार्टी मेरे अंदर जो योग्यता देखेगी, लड़ाएगी, लड़ेंगे, फिर बात रखेंगे, फिर बात करेंगे। कुल मिला के आपकी समाजवादी पार्टी में पूर्ण रूप से आपकी निष्ठा समाजवादी पार्टी में है, और कुछ सोचना नहीं है, और कहीं किसी पार्टी से आप इस विषय में आपको सोचना ही नहीं है। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया, जैसे आपकी कदकाठी मैंने शुरुआत में ही बोला थोड़ी छोटी है, औसत से थोड़ी छोटी है, आप कहीं जाते होंगे तो इसको लेकर के भी कई लोग तंज आप पे कसते होंगे, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कोई इंसिडेंट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कई बार लोग प्रयास करते दबा दें, कई बार प्रयास करते हैं लंबा चौड़ा नहीं धमकाने, जैसे शरीर से लोग रैली में चलने के लिए या सभा में या तो चलने में बोलने में लोग दबा दें। नाटा आदमी शिवशंकर, कद हमारा छोटा, नहीं दबा पाते। शरीर के हाइट से आपका व्यक्तित्व नहीं नापा जा सकता, आपका हौसला होना चाहिए, भले लंबा रहे तो क्या हुआ, नहीं दबा पाएंगे वो, और न दबा पाते हैं। लड़ जाता हूँ मैं, क्यों दबाएंगे आप? शरीर में आप बलवान है, माने लंबा चौड़ा है तो कोई आप दबा देंगे किसी को? मतलब इस तरीके का नहीं कुछ हुआ है। और लोकतांत्रिक थोड़ी, लोकतांत्रिक देश है। कई बार हुआ है ऐसा, प्रयास किए, लेकिन मैं छात्र राजनीति से निकला, हम तो नेता रहे ना, हम तो संघर्ष आपके खून में रहा है। नहीं, खून में तो हमारे प्रयास कोई राजनीति में नहीं रहा, लेकिन विश्वविद्यालय से सीखा वो खून, संघर्ष करना। हाँ, खून में ही मान लीजिए। आप विश्वविद्यालय गेट पे कई सारे पुलिस वाले पकड़ते हैं, एक साथ 4-6 पुलिस वाले संभालते थे, एक तो नहीं संभाल पाता था, कई बार हुआ। अब जल्दी आंदोलन हुआ ये रेट पे, कुलपति जी का रेट पे जो साक्षात्कार वाला जो मैटर था, विषय था, कुलपति को बंद शटर में मिलना पड़ा, जो झकझोरा गया हम लोग, तो शटर के उस पार कुलपति अपना आबा काबा लेके, और इस पर हम लोग, मैं खड़ा था, मैं पर्चा करा रहा था। क्या निकले बाहर, बताते हैं हाइट से क्या होता है भाई, कद से क्या होता है, मन में जुनून होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए काम करने का, और विश्वास होना चाहिए। और कई बार होता है ऐसा कि कई बार जैसे कभी फोटो तो छूट जाता है, मैं देखिए आपके साथ बैठा हूँ तो रियल बातें मैं करूँगा, कई बार ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है। एक आध बार ऐसी चीज़ें हैं तो कभी खुद झेप लगता है। जैसे मुझे ये लगता है कि जो लोग ठीक ठाक हैं, वो लोग जैसे जो धक्का देते हैं करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए ना, चाहे कोई भी हो, चाहे हम पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, किसी का भी हो, ऐसा चीज़ें नहीं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, ये बताएं। तो ये थे हमारे साथ शिवशंकर गौड़, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपकी हौसले हैं, आपको काम करने की इच्छा है, तो आपके कद काठी से या आपके हौसलों को कोई रौंद नहीं सकता, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता, आपको ढकेलते हुए। तो शिवशंकर जी हमारे चैनल में आए, हमको अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका भी माननीय आदित्य भाई और उत्कर्ष पत्रिका का, आपकी पूरी टीम का, आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे एक आम से छात्र नेता को, एक आम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को आपने इतना अवसर दिया बोलने का, इसके लिए हृदय से बहुत धन्यवाद आपका। भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं हमारी चैनल की टीम की तरफ से। तो आपने सुना शिवशंकर गौड़ जी को, जो खुल के अपने निजी ज़िंदगी के बारे में भी, उनमें क्या है, बल्कि वो कहते कहते तो रो भी पड़े थे, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताते हुए कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है
और अभी क्या है कैसे हैं, अपने पूरी निजी जिंदगी के बारे में भी उन्होंने खुल करके पूरी अपनी बात रखी। तो व्यक्ति विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।